हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल अकाल 56 में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सीटेट में पूछे जाने वाले हर सीटेट पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं लोक कलाएँ, पारंपरिक कलाएँ। दोस्तों, लोक कलाएँ, पारंपरिक कलाएँ से एक हर सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग लोक कलाएँ और पारंपरिक कलाएँ टॉपिक को देखते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। लोक कलाएँ। दोस्तों, लोक कलाएँ वे कलाएँ होती हैं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, लोक कलाएँ किसे कहते हैं दोस्तों? तो लोक कलाएँ वे कलाएँ होती हैं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही हैं। जो परंपरा जो अगली पीढ़ी में हुआ, फिर उसके बाद जो पीढ़ी हुई उसकी पीढ़ी में हुआ, फिर ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो कलाएँ चलती चली आ रही हैं, ठीक है दोस्तों, उसी को ही हम लोग पारंपरिक कलाएँ या लोक कलाएँ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे भारत की कुछ प्रमुख लोक चित्रकलाएँ। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं भारत की कुछ प्रमुख लोक चित्रकलाएँ। दोस्तों, भारत की कुछ प्रमुख लोक कलाओं में चित्रकारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर दिया गया है चित्रकारी। दोस्तों, चित्रकारी क्या होती है, इसे हम लोग देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चित्रकारी। दोस्तों, यह चित्रकारी महाराष्ट्र में बनाई जाती है। तो चित्रकारी कहाँ बनाई जाती है? दोस्तों, महाराष्ट्र में बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों, इस कला में हाथ से बने कागज़ पर किसी कहानी को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लोगों की भीड़ है और यहाँ पे कुछ सामान या वस्तु रखे गए हैं और किसी देखने पे प्रस्तुत हो रहा है कि कोई कहानी को दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से इस कला में हाथ से बने कागज़ पर किसी कहानी को चित्रों के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र को देख के लग रहा है कि किसी कहानी पर यह चित्र बनाया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें जो है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो किस रंगों का प्रयोग होता है दोस्तों चित्रकारी में? तो चित्रकारी में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए आप लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों मधुबनी चित्रकारी। मधुबनी चित्रकारी क्या होता है दोस्तों, उसे देखिए आप लोग। दोस्तों, मधुबनी चित्रकारी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो मधुबनी चित्रकारी दोस्तों, यह कला बिहार के मधुबनी में पाई जाती है। तो मधुबनी चित्रकारी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो मधुबनी चित्रकारी बिहार के मधुबनी क्षेत्र में पाई जाती है। इस कला में फूल पत्तियों, इंसान, जानवर और पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, मधुबनी चित्र में किसके किसके चित्र बनाए जाते हैं? तो मधुबनी चित्रकारी में फूल पत्तियाँ, इंसान, जानवर, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पक्षियों का चित्र को मधुबनी चित्रकारी में बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट दिया गया है, इन चित्रों में उभार लाने के लिए चावल के रंगीन पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, चावल में उभार लाने के लिए या चमक लाने के लिए चावल के रंगीन पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें भी प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। तो जो मधुबनी चित्रकारी दोस्तों, इसमें भी कौन सा रंग प्रयोग होता है? तो मधुबनी चित्रकारी में भी प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है, जो नीले रंग, हल्दी, फूल पौधे आदि से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसे बनाया जाता है? तो नील, हल्दी, फूल पौधे आदि से बनाया जाता है मधुबनी चित्रकारी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों 4 नंबर हम लोग देखेंगे पट चित्रकारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, पट चित्रकारी क्या होती है उसे आप लोग देखिए और समझिए। दोस्तों, पट चित्रकारी भारत के उड़ीसा की पारंपरिक पेंटिंग है। ठीक है दोस्तों, पट चित्रकारी भारत के उड़ीसा की पारंपरिक पेंटिंग है। ये चित्र हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, तो पटचित्र कैसे कहाँ की है? तो पटचित्र भारत की उड़ीसा की पारंपरिक पेंटिंग है और पटचित्रकारी हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, और विशेष रूप से जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है। तो पटचित्रकारी कैसे किससे प्रेरित है दोस्तों? तो पटचित्रकारी जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है और उसमें पेंटिंग से इस्तेमाल किए गए सभी रंग प्राकृतिक रंग होते हैं। दोस्तों, जो पट्टचित्रकारी में पेंटिंग किया जाता है उसके सभी रंग जो है प्राकृतिक रंग होते हैं। इसमें कपड़े के ऊपर चित्रकारी की जाती है। तो पट्टचित्रकारी कहाँ की जाती है दोस्तों?
पटचित्रकारी कपड़े पर की जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिगर में दोस्तों कि पटचित्रकारी के बारे में दर्शाया गया है और पटचित्रकारी को किसी कपड़े पे ही दर्शाया गया है। जैसे कि आप लोग श्री कृष्ण जी का फोटो लगाया हुआ है, इसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो पटचित्रकारी फिगर बनाया गया है ये कपड़े पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों फाड़ चित्रकारी। दोस्तों फाड़ चित्रकारी क्या होता है इसे हम लोग देखेंगे समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं फाड़ चित्रकारी के बारे में। दोस्तों फाड़ चित्रकारी यह कला राजस्थान में पाई जाती है। इस कला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामे दिखाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फाड़ चित्रकारी क्या होती है, तो ये फाड़ चित्रकारी राजस्थान में पाई जाती है और इस कला में फाड़ चित्रकारी में बहादुर व्यक्तियों के कारनामे को दिखाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस कला में भी कपड़े के ऊपर ही चित्रकारी की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो फाड़ चित्रकारी में भी कपड़े के ऊपर ही चित्रकारी की जाती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कपड़े पर दर्शाया गया चित्र है और इसे ही फाड़ चित्रकारी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इसमें दूसरा नंबर का वो पेंटिंग छूट गया था, तो ये दूसरा नंबर का चित्रकलाएँ छूट गई थी। तो आइए हम लोग दूसरे नंबर का चित्रकारी को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर जो चित्रकारी है उसका नाम है कलमकारी चित्रकारी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कलमकारी चित्रकारी को बढ़िया से अच्छे से देखते हैं। आइए शुरू करते हैं इसे। यह कला आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों कलमकारी चित्रकारी कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों कलमकारी चित्रकारी जो है यह कला आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और इस कला में भी कपड़ों के ऊपर ब्लैक प्रिंटिंग से चित्रकारी की जाती है। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कलमकारी चित्रकारी कहाँ होती है, तो कलमकारी चित्रकारी पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, और कलमकारी चित्रकारी कपड़ों पे होती है और कलमकारी चित्रों में भी प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में, यहाँ कलमकारी चित्रकारी को दर्शाया गया है और यह कपड़े पे बनाया गया चित्र है। आइए तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कैसे इसको बनाया गया है, कैसे दर्शाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। और ये दूसरा नंबर छूट गया था उसके लिए सॉरी, आप लोग इसे देख लीजिएगा। आइए आगे। तो दोस्तों अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पारंपरिक कलाओं को। कुछ पारंपरिक कलाएँ यहाँ पे दिया गया है लाइन से। दोस्तों आप लोग इसे एक ही जगह पे सब लोग को दर्शाया गया है, तो इन पारंपरिक कलाओं को आप लोग देखिए ध्यान से और समझ लीजिए इसे। दोस्तों अगला पारंपरिक कला दिया गया है जामदानी बुनाई। तो जामदानी बुनाई कहाँ की पारंपरिक कला है दोस्तों, तो जामदानी बुनाई पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला है। अगला पारंपरिक कला दिया गया है सहतूत और पश्मीना शाल। दोस्तों सहतूत और पश्मीना शाल कहाँ की फेमस है, तो सहतूत और पश्मीना शाल जो है ये भी पारंपरिक कला है। ये भी सदियों से मतलब वहाँ के लोग करते चले आ रहे हैं दोस्तों। वहाँ के भी ये पारंपरिक कला बन गया है सहतूत और पश्मीना शाल। तो वहाँ पे हमेशा से बनाई जाती है, इसलिए इसे पारंपरिक कला में भी जोड़ दिया गया है और पारंपरिक कला भी इसे कहा जाता है। तो सहतूत और पश्मीना शाल दोस्तों जम्मू कश्मीर लद्दाख में बनाई जाती है, वहाँ पे पारंपरिक कला होती है। अगला दोस्तों पटोला बुनाई। तो पटोला बुनाई कहाँ की पारंपरिक कला है दोस्तों, तो पटोला बुनाई जो है महाराष्ट्र की पारंपरिक कला है। नहीं सॉरी दोस्तों, पटोला बुनाई कहाँ का है पारंपरिक कला है, तो पटोला बुनाई गुजरात का पारंपरिक कला है दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों वर्ली चित्रकारी। वर्ली चित्रकारी कहाँ की दोस्तों, तो वर्ली चित्रकारी है महाराष्ट्र की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, आप लोग ध्यान से समझिएगा। वर्ली बार बार पूछा जाता है पेपर में, तो वर्ली चित्रकारी कहाँ का है दोस्तों, तो महाराष्ट्र का वर्ली चित्रकारी है। अगला है बंडाना डिजाइन। बंडाना डिजाइन कहाँ है दोस्तों, तो बंडाना डिजाइन राजस्थान के गुजरात का पारंपरिक कला है। अगला है दोस्तों चिकन कढ़ाई। तो चिकन कढ़ाई कहाँ का दोस्तों है पारंपरिक कला, तो पारंपरिक कला है दोस्तों लखनऊ का चित्रकारी है, उत्तर प्रदेश की है। अगला है दोस्तों साल। साल कहाँ की दोस्तों पारंपरिक कला बन चुकी है, तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कला है साल, कुल्लू हिमाचल प्रदेश की है। अगला है दोस्तों एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी दोस्तों कहाँ की पारंपरिक कला है, तो एम्ब्रॉयडरी दोस्तों कश्मीर की पारंपरिक कला है। अगला है दोस्तों सिल्क। सिल्क कहाँ की पारंपरिक कला है दोस्तों, तो सिल्क की साड़ी जो है दोस्तों असम में पाई जाती है और ये वहाँ की पारंपरिक कला है। अगला पॉइंट है दोस्तों पोचमपल्ली। पोचमपल्ली कहाँ की पारंपरिक कला है दोस्तों, तो पोचमपल्ली पारंपरिक कला है दोस्तों तेलंगाना की। कहाँ की है दोस्तों, पोचमपल्ली तेलंगाना की है। अगला दोस्तों इत्र। इत्र कहाँ बनता है दोस्तों, इत्र कहाँ का पारंपरिक कला बन चुका है दोस्तों, तो इत्र जो है
कन्नौज की पारंपरिक कला बन चुका है। कन्नौज है कहाँ? तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। अगला दोस्तों दरिया। दरिया कहाँ बनती है दोस्तों? दरिया पारंपरिक कला कहाँ की है? तो दरिया जो है जम्मू कश्मीर की है। अगला दोस्तों पीतल कारीगरी। तो पीतल कारीगरी कहाँ का दोस्तों? तो पीतल कारीगरी पारंपरिक कला दोस्तों मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की। अगला दोस्तों लकड़ी नक्काशी। तो लकड़ी नक्काशी कहाँ की पारंपरिक कला दोस्तों? तो लकड़ी नक्काशी सहारनपुर उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कला है। अगला दोस्तों पिथौरा पारंपरिक कला कहाँ की है? तो पिथौरा पारंपरिक कला दोस्तों मध्य प्रदेश की है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से देख लिए होंगे। आप लोग इसे नोट बना के इसको अपने नोट्स पे उतार लीजिए और बहुत ही बारीकी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछता है। आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा, यहाँ से ज़रूर आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन एक आध को देखने को मिल सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं तीज त्यौहार और मेले के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अगला टॉपिक हम लोग का है तीज त्यौहार और मेले। आइए इसे देखते हैं दोस्तों, तीज त्यौहार और मेले। दोस्तों नंबर 1 पे दिया है दोस्तों ओणम। तो ओणम कहाँ का त्यौहार है दोस्तों? तो ओणम केरल का त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, ओणम कहाँ का त्यौहार है? तो ओणम केरल का त्यौहार है। अगला दोस्तों लोक रंग। लोक रंग कहाँ का त्यौहार है दोस्तों? तो लोक रंग मध्य प्रदेश का त्यौहार है। अगला पॉइंट देखिए, अगला है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कहाँ का त्यौहार है दोस्तों? तो गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का त्यौहार है। अगला पॉइंट है दोस्तों डोला यात्रा। तो डोला यात्रा दोस्तों कहाँ का त्यौहार है? तो डोला यात्रा रथ यात्रा उड़ीसा का त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, डोला यात्रा रथ यात्रा उड़ीसा के त्यौहार हैं। अगला दोस्तों बैसाखी। बैसाखी कहाँ का त्यौहार है दोस्तों? बैसाखी पंजाब का त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों गणगौर राजस्थान। गणगौर कहाँ का है दोस्तों? तो गणगौर त्यौहार राजस्थान का है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फसल त्यौहार। कौन कौन से फल, कौन कौन त्यौहार कहाँ कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, उसे देखेंगे हम लोग। तो फसल और त्यौहार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फसल मतलब फसल की कटाई के समय कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो उस टॉपिक को हम देखते हैं। तो फसल कटाई के समय ओणम, पोंगल, बैसाखी, हरेली, रंगोली, बिहू, मकर संक्रांति, ये सब दोस्तों फसल की कटाई पे मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि फसल की कटाई के समय कौन कौन से फसल की कटाई के समय कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, उसे आप लोग फिर से देख लीजिए। ओणम जो है फसल कटाई के समय मनाया जाता है, पोंगल भी फसल कटाई के समय मनाया जाता है, बैसाखी भी फसल कटाई के समय मनाया जाता है, हरेली हो गया, रंगोली हो गया, बिहू हो गया, मकर हो गया, मकर संक्रांति हो गया। ये सब त्यौहार जो है दोस्तों फसल की कटाई के समय ये त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर टॉपिक अच्छी लगे दोस्तों इसे आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भेजिए। हमने किसी भी साथी संगति जो भी आप लोगों से रिलेटेड हैं उनको भी भेजिए, वो भी पढ़ें, वो भी पेपर में जाएँ तो अच्छा से अच्छा करके आएँ। आइए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार। तो दोस्तों अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार। दोस्तों होली, गुरु पर्व, रक्षाबंधन, बुद्ध पूर्णिमा, दिवाली। दोस्तों जो पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्यौहार हैं वो हैं होली। होली पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, गुरु पर्व पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, रक्षाबंधन भी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और बुद्ध पूर्णिमा दोस्तों पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों दिवाली अमावस्या के मनाए जाने वाले त्यौहार को हम लोग देखते हैं। तो दिवाली ही एक ऐसा त्यौहार है दोस्तों जो अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों दिवाली कब मनाया जाता है? तो दिवाली अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत के विभिन्न नृत्य। दोस्तों भारत के विभिन्न नृत्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और ध्यान से आप लोग इस टॉपिक को देखिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जो है दोस्तों राज्य क्षेत्र के त्यौहार नृत्य हैं। आइए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों भरतनाट्यम पहला दिया गया भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला पॉइंट देखिए कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, अगला पूछ रहा है ओडिसी के बारे में। ओडिसी कहाँ का लोक शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। ठीक है,
अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट भी है कथकली। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? कथकली लोक नृत्य है केरल का। ठीक है दोस्तों, कथकली कहाँ का है? तो कथकली केरल का है। अगला है दोस्तों मोहिनी अट्टम। दोस्तों मोहिनी अट्टम भी कहाँ का लोक नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल का है। तो कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों जो ये लोग शास्त्रीय नृत्य हैं, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य केरल के हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों मणिपुरी। तो मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर का। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों मणिपुरी मणिपुर का हो गया। अगला पॉइंट है दोस्तों कथक। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो कथक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोग समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में कि भरतनाट्यम, ये चित्र जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला चित्र है कथक से संबंधित है। अगला चित्र है दोस्तों कथकली से संबंधित है। और अगला टॉपिक है दोस्तों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश का है। और देखिए यहाँ पे दोस्तों मैनपुरी शास्त्रीय नृत्य दिया गया है, यहाँ पे मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ पे मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ पे ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया आप लोगों को शास्त्रीय सतरिया शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया गया है। ये सतरिया शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? तो अगला टॉपिक दिया गया है लोक नृत्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए कुछ भारत के लोक नृत्य हैं उसे हम लोग देखते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है दोस्तों ये, यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं भारत के लोक नृत्य के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लोक नृत्य राज्य क्षेत्र। दोस्तों लोक नृत्य राज्य क्षेत्र में देखते हैं हम लोग रऊफ और दामली। तो रऊफ और दामली लोक नृत्य हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के। और छोलिया लोक नृत्य दोस्तों, तो छोलिया लोक नृत्य दोस्तों उत्तराखंड के। ठीक है दोस्तों, अगला है घूमर लोक नृत्य। तो घूमर लोक नृत्य कहाँ का है दोस्तों? तो घूमर लोक नृत्य है दोस्तों राजस्थान का। अगला देखिए, अगला पॉइंट है गरबा लोक नृत्य। दोस्तों गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गरबा दोस्तों गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, अगला नृत्य दिया गया है दोस्तों तमाशा और लावड़ी। तो तमाशा और लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? तो तमाशा और लावड़ी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी कुछ लोक नृत्य बचे हुए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। दोस्तों अगला लोक नृत्य है दोस्तों भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? भांगड़ा और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? तो भांगड़ा और गिद्धा दोस्तों पंजाब के लोक नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ के लोक नृत्य भांगड़ा और गिद्धा? तो भांगड़ा और गिद्धा पंजाब के लोक नृत्य हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट दिया है बिहू और असम। तो बिहू कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? तो बिहू असम के लोक नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, अगला लोक नृत्य देखिए। तो अगला है दोस्तों कोलाट्टम। कोलाट्टम कहाँ का लोक नृत्य? तो कोलाट्टम लोक नृत्य है दोस्तों तमिलनाडु के। ठीक है, अगला दिया गया है झूमर। झूमर कहाँ का है दोस्तों? हरियाणा का है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे राजस्थान का अगर पूछे तो राजस्थान का घूमर लोक नृत्य है और यहाँ पे झूमर दिया है। तो राजस्थान का पूछे तो राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर और हरियाणा का पूछे तो झूमर। बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही बारीकी यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख के जाइएगा। राजस्थान का पूछे तो घूमर लोक नृत्य है और हरियाणा का पूछे तो झूमर लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों चरकुला लोक नृत्य। तो चरकुला लोक नृत्य कहाँ का दोस्तों? तो चरकुला यूपी का लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों कालबेलिया जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का है दोस्तों कालबेलिया? तो कालबेलिया राजस्थान का है। और दोस्तों राजस्थान में कालबेलिया एक जनजाति होती है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट देखिए, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो यक्षगान दोस्तों कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला है दोस्तों छफेली और धामन। तो छफेली और धामन कहाँ का लोक नृत्य है? तो छफेली और धामन हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों भारत के लोक नृत्य का पूरा आप लोगों को विधिवत से बताया गया है, अच्छे तरीके से बताया गया है। आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा और आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे बीमारियाँ।
दोस्तों अगला पॉइंट में हम लोग बीमारियाँ पढ़ेंगे, बीमारियाँ पॉइंट टॉपिक को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बीमारियाँ। तो दोस्तों बीमारियाँ दो प्रकार की होती हैं, ठीक है दोस्तों। बीमारियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों बीमारियाँ दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो दोस्तों एक जन्मजात बीमारी होती है और एक उपार्जित बीमारी होती है। एक जन्मजात बीमारी होती है, एक जन्मजात बीमारी होती है और एक उपार्जित बीमारियाँ होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग पहले नंबर पे देखेंगे जन्मजात बीमारी के बारे में। दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग जन्मजात बीमारी कैसे होती हैं। तो दोस्तों जो बीमारी किसी व्यक्ति के अंदर जन्म से होती हैं, जो बीमारी किसी व्यक्ति के अंदर जन्म से होती हैं, जैसे हीमोफीलिया, वड़ाधानता, तो जो बीमारी दोस्तों व्यक्ति के अंदर जन्म से होती हैं उसे ही जन्मजात बीमारी कहा जाता है। और जन्मजात बीमारी जैसे हीमोफीलिया हो गया, वड़ाधानता हो गया, इसे ही हम लोग जन्मजात बीमारी के रूप में देखते हैं और इसे जन्मजात बीमारी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को जन्मजात बीमारी समझ में आएगी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर दिया गया है उपार्जित बीमारियाँ। उपार्जित बीमारियाँ दोस्तों कौन कौन सी होती हैं? आइए एक बार फिर से आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। दोस्तों उपार्जित बीमारियाँ, जो बीमारियाँ हमें वातावरण से मिलती हैं उसे हम लोग उपार्जित बीमारी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जन्मजात बीमारी कैसे हो गई आप लोग समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा बीमारियों के बारे में समझ में आ गया होगा और कैसे जन्मजात बीमारी होती है ये भी समझ में आ गया होगा। उपार्जित बीमारी के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है, अच्छे से आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम लोग। तो दोस्तों अगला टॉपिक में हम लोग देखेंगे जीवाणु जनित रोग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, जीवाणु जनित रोग कैसे होते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जीवाणु जनित रोग दोस्तों, ये रोग जीवाणु द्वारा फैलते हैं। तो जीवाणु जनित रोग दोस्तों कैसे फैलते हैं? तो जीवाणु जनित रोग दोस्तों, ये रोग जीवाणु द्वारा फैलते हैं। इसे ट्रिक के माध्यम से बताया गया दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों जीवाणु जनित रोग का ट्रिक है टीकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। तो दोस्तों क्या इसका ट्रिक है? टीकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसे। तो टी से हो गया दोस्तों टीवी, टी से हो गया टीवी और टिटनेस, ठीक है दोस्तों। कू से हो गया दोस्तों कुष्ठ रोग, और सी से हो गया दोस्तों सिफिलिस, और डी से हो गया दोस्तों डिप्थीरिया, ठीक है दोस्तों। और मे से हो गया मेनिंजाइटिस, ठीक है दोस्तों। टी से हो गया टीवी टिटनेस, कू से हो गया दोस्तों कुष्ठ रोग, सी से हो गया सिफिलिस, और डी से हो गया दोस्तों डिप्थीरिया, और मे से हो गया दोस्तों मेनिंजाइटिस। और दोस्तों आगे बढ़िए और अगला देखिए दोस्तों, ब से दोस्तों यहाँ बताया गया है बार्टियुलिज्म, और न से दोस्तों बताया गया है यहाँ पे निमोनिया, और ह से दोस्तों यहाँ पे बनाया गया है हैजा, और दोस्तों प से बताया गया है प्लेग रोग, और टा से बताया गया दोस्तों टाइफाइड, और क से बताया गया दोस्तों काली खांसी, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप लोगों को ट्रिक्स के माध्यम से बताया गया है पूरा टॉपिक। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जीवाणु जनित रोग आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा और आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि इसमें से जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से रोग जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है दोस्तों प्लेग के बारे में बताया गया है। तो प्लेग रोग के बारे में बताया गया दोस्तों, प्लेग रोग क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं इसे। दोस्तों प्लेग रोग चूहे के द्वारा फैलता है। प्लेग रोग कैसे होता है दोस्तों? प्लेग रोग चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग है और इसे काली मौत भी कहा जाता है। तो दोस्तों प्लेग रोग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्लेग रोग को काली मौत भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए डीपीटी का टीका। दोस्तों डीपीटी का टीका क्या होता है उसे देखिए, समझिए। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस को दूर करने के लिए टीका लगाया जाता है। दोस्तों डीपीटी का जो टीका होता है उसे क्यों लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका किस किस रोग में लगाता है उसे आप लोग देखिए। तो डीपीटी का टीका दोस्तों डिप्थीरिया में लगाता है, काली खांसी में लगाता है और टिटनेस को दूर करने के लिए टीका का प्रयोग किया जाता है, यह टीका लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अगर टॉपिक समझ में आ रहा हो तो आप लोग अपने दोस्तों को भेज के और अपने भी लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भेजें ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और सीटेट में अच्छा स्कोर कर सकें। आइए दोस्तों अगला पॉइंट देखिए आप लोग, टीबी को दूर करने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है?
तो दोस्तों टीबी को दूर करने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और बीसीजी का फुल नेम क्या होता है? तो बीसीजी का फुल नेम होता है दोस्तों बैसिलस कालमेट गुरिन। ठीक है दोस्तों, तो बैसिलस कालमेट गुरिन का टीका लगाया जाता है बीसीजी का। इसका बीसीजी का फुल नेम है और टिटनेस में इसे प्रयोग किया जाता है। किस टीके का? तो बीसीजी का टीके का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगला टॉपिक में पढ़ते हैं विषाणु जनित रोग। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक में हम लोग विषाणु जनित रोग को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं उसे हम लोग देखते हैं। दोस्तों ट्रिक में बताया गया है कि विषाणु जनित रोग का ट्रिक है दोस्तों, ए चाचा इन्हें डांटो और खरे गाल पर छापो। ठीक है दोस्तों, तो विषाणु जनित के रोग कौन कौन से हैं, क्या है? ए चाचा इन्हें डांटो और खरे गाल पर छापो, इसका ट्रिक है। आइए इसे देखते हैं कैसे प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ए से देखिए, यहाँ पे ए से दिया गया है एड्स, च से दिया गया है चेचक, और दोस्तों ई से दिया गया है इन्फ्लुएंजा रोग, और दोस्तों ह से बताया गया है यहाँ पे हैजा रोग। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ह से हैजा रोग हो गया, और यहाँ पे ड से दोस्तों डेंगू रोग के बारे में बताया गया है, और ट से दोस्तों यहाँ पे ट्रिकोमा रोग के बारे में बताया गया है, और ख से दोस्तों यहाँ पे खसरा रोग के बारे में बताया गया है, और र से रेबिस के बारे में बताया गया है, ग से गाल सुआ के बारे में बताया गया है, और प से दोस्तों यहाँ पे पीलिया के बारे में बताया गया है, और र से दोस्तों यहाँ पे छोटी माता, पर से हो गया पीलिया, और छ से दोस्तों यहाँ पे छोटी माता रोग के बारे में बताया गया है, और लास्ट में बचता है प, तो दोस्तों प से बताया गया है पोलियो रोग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसे कैसे प्रयोग करना है ये भी समझ में आया होगा, और विषाणु जनित होने वाले रोग कौन कौन से हैं ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये रहे कुछ विषाणु जनित होने वाले रोग, और इसे आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा एक रोग। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट में कुछ बिंदु बच गए हैं उसे आप लोग देख लीजिए। दोस्तों विषाणु जनित रोग में ये भी आते हैं। तो अगला पॉइंट है दोस्तों डेंगू और चिकनगुनिया से होने वाले रोग। तो डेंगू और चिकनगुनिया भी विषाणु जनित रोग है दोस्तों, और ये डेंगू और चिकनगुनिया एंडीज मच्छर के काटने से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डेंगू और चिकनगुनिया विषाणु जनित रोग है और ये एंडीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों पल्स पोलियो। पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 ईस्वी में पल्स पोलियो की शुरुआत हुई थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा हो अच्छे से, तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों प्रोटोजुआ से होने वाले रोग। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रोटोजुआ से होने वाले रोग के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों प्रोटोजुआ से होने वाले रोग देखिए आप लोग, तो पेचिस, मलेरिया और पायरिया है। पेचिस, मलेरिया और पायरिया रोग जो है ये प्रोटोजुआ से होने वाले रोग है। ठीक है दोस्तों, पेचिस, मलेरिया, पायरिया ये रोग प्रोटोजुआ से होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट देखिए। अगले पॉइंट देखिए मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। दोस्तों मलेरिया कैसे फैलता है? दोस्तों मलेरिया रोग जो होता है ये एनाफिलीज मच्छर के से फैलता है। ठीक है दोस्तों, एनाफिलीज मादा मच्छर काटने से होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों रोनाल्डो रास। तो दोस्तों मलेरिया खोज यहाँ पे किसने किया था? तो मलेरिया खोज दोस्तों यहाँ पे रोनाल्डो रास ने मलेरिया खोज किया था, जो मलेरिया मच्छर काटने से फैलता है। ठीक है दोस्तों, रोनाल्डो रास ने दोस्तों पहली बार पता लगाया था कि मलेरिया होता कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो रोनाल्डो रास ही खोजा था कि मलेरिया रोग जो होता है ये मच्छर के काटने से होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए रोनाल्डो रास को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे फफूंद जनित रोग। दोस्तों फफूंद जनित रोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फफूंद रोग जनित रोग दोस्तों दाद, खाज और खुजली जो होते हैं उसे ही फफूंद रोग कहता है। ठीक है दोस्तों, तो दाद, खाद, खुजली जो होते हैं इसे ही फफूंद जनित रोग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं विटामिन के बारे में। तो दोस्तों आइए हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। तो दोस्तों विटामिन के बारे में देखिए, विटामिन की खोज किसने किया था? दोस्तों विटामिन की खोज
फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था विटामिन खोज? दोस्तों विटामिन खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट, विटामिन कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन मुख्य रूप से दोस्तों 6 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी होती हैं देखिए आप लोग, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये रहे दोस्तों कुछ, ये रहे 6 प्रकार के विटामिन। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये 6 प्रकार के विटामिन हो गए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन। कौन कौन सी विटामिन जल में घुलने वाली है और कौन कौन सी विटामिन वसा में घुलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इसे देखते हैं अच्छे से और समझिए आप लोग जल में घुलने वाली विटामिन कौन कौन सी है। दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। कौन कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है दोस्तों, इसे याद करने का ट्रिक है दोस्तों जले बी सी। क्या ट्रिक है दोस्तों? जले बी सी। ठीक है दोस्तों, ये रहा ट्रिक जले बी सी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है दोस्तों, तो वसा में घुलनशील विटामिन दोस्तों ई ए डी के वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है दोस्तों, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन ई ए डी के हैं और इसे याद करने का ट्रिक है दोस्तों वसा ई डी के। ठीक है, क्या ट्रिक है? इसे वसा ई डी के ट्रिक है, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा और इसे पेपर में पूछे तो ट्रिक करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों कुछ विटामिनों के बारे में बताया गया है, आप लोग ध्यान से इसे देखिए। बहुत ही बारीकी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, और जो लोग इसे पढ़ के नहीं जाते हैं वही लोग अपना सीटेड पेपर में गलत करके चले जाते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस बारीकी पॉइंट को और इसे अच्छे से आप लोग देखिए समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट में देखिए दोस्तों बताया गया है विटामिन के रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग। दोस्तों विटामिन और इनके रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में बताया गया है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए। आइए शुरू करते हैं। विटामिन ए, तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। और विटामिन ए से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल और विटामिन ए से होने वाले रोग हैं रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों। अगला पॉइंट बताया गया विटामिन बी वन के बारे में। दोस्तों विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमिन और विटामिन बी वन की कमी से होता है बेरी रोग और कब्ज और अपच। तो विटामिन बी वन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन बी वन की कमी से कब्ज होता है, बेरी नामक रोग होता है और अपच भी विटामिन बी वन की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों अगला पॉइंट है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू के बारे में आप लोग देखिए। तो विटामिन बी टू दोस्तों होता है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी टू से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी टू से होने वाले रोग हैं किलोसिस और ग्लोसाइटिस। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए। तो अगला पॉइंट में दोस्तों है विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री के बारे में बताया गया दोस्तों। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है पैंटोथिनिक अम्ल। और विटामिन बी थ्री से होने वाले रोग कौन 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 से हैं? तो विटामिन बी थ्री की कमी से होने वाले रोग हैं दोस्तों बालों का सफ़ेद होना और बच्चों में वृद्धि कम होना। तो दोस्तों बच्चों में वृद्धि जो कम होती है किसकी कमी से होती है? तो बच्चों में वृद्धि की कमी होती है दोस्तों विटामिन बी थ्री की कमी से। आइए आगे बढ़ते हैं। और बालों का सफ़ेद होना भी दोस्तों विटामिन बी थ्री की कमी से ही होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों विटामिन बी फाइव। तो विटामिन बी फाइव की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम दोस्तों है नियासिन। और विटामिन बी फाइव की कमी से होने वाला रोग दोस्तों फिलेग्रा है, जिसका नाम है 4D रोग भी इसे कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों विटामिन बी सिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम दोस्तों पायरिडॉक्सिन है। क्या नाम है विटामिन बी सिक्स का नाम? तो विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। और दोस्तों अगला पॉइंट है विटामिन बी सिक्स के होने वाले रोग, विटामिन बी सिक्स के कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी सिक्स की कमी से होने वाला रोग दोस्तों एनीमिया है, किडनी है और स्टोन है। तो विटामिन बी की कमी से दोस्तों एनीमिया होता है, किडनी स्टोन, किडनी में पत्थर बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों देखिए विटामिन बी नाइन। दोस्तों विटामिन बी नाइन कैसे होता है? तो विटामिन बी नाइन दोस्तों
विटामिन विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। क्या नाम है विटामिन B9 का नाम? तो विटामिन B9 का नाम है फोलिक अम्ल। और दोस्तों विटामिन 9 की कमी से होने वाले रोग हैं मंगला, ब्लास्टिक्स और एनीमिया। तो विटामिन B9 की कमी से एनीमिया रोग होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला विटामिन दिया गया है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम दोस्तों सायनोकोबालामिन है। और विटामिन B12 के से होने वाले रोग दोस्तों परनीसियस है, एनीमिया रोग है और पांडु रोग है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन 12 की कमी से दोस्तों परनीसियस रोग होता है, एनीमिया रोग होता है और पांडु रोग होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला पॉइंट है विटामिन सी। विटामिन B का रासायनिक नाम दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन B का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन B की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग है और मसूड़ों का फूलना रोग है। ठीक है, तो विटामिन B की कमी से स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ा भी फूलता है, मसूड़ों का भी रोग होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया दोस्तों विटामिन D के बारे में। तो आइए विटामिन D के बारे में देखते हैं। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D से होने वाला रोग दोस्तों रिकेट्स है। क्या है? तो विटामिन B से रिकेट्स रोग होता है, बच्चों में होता है ये। और ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग भी होता है। ठीक है, वयस्कों में। विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होते हैं और विटामिन D की कमी से वयस्कों में ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग होता है। ठीक है, ये वयस्कों में होता है। रिकेट्स बच्चों में रोग होता है और ऑस्ट्रियोमलेशिया वयस्कों में रोग होता है विटामिन D की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं विटामिन E के बारे में। अगला पॉइंट है विटामिन E। विटामिन E के बारे में देखिए, तो विटामिन E का रासायनिक नाम है दोस्तों टेकोफेराल। और टेकोफेराल विटामिन ई का नाम हो गया, रासायनिक नाम। और विटामिन ई से होने वाले रोग हैं जनन शक्ति का कम होना। विटामिन ई की इस कमी से क्या होता है? तो विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना रोग होता है। अगला दोस्तों विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है दोस्तों फिलोक्लिनोन। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्लीविनोन है। और इससे विटामिन के से होने वाले रोग दोस्तों विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त का थक्का न बनना। मतलब जब रक्त बहने लगता है तो उसका थक्का जल्दी नहीं बनता दोस्तों, कहीं भी ब्लड से कट जाता है या फिर किसी माध्यम से कट जाता है तो वहाँ पे रक्त का जल्दी थक्का नहीं बनता है। तो ये रोग किसी कारण से होता है दोस्तों? तो रक्त का थक्का न बनना, ये रोग विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आप लोगों को विटामिन टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, इसे आप लोग देखिए अच्छे से। दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रमुख खनिज के बारे में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों लौह खनिज, इसे लौह या आयरन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट में देखिए लौह और आयरन के बारे में पढ़ते हैं। तो लौह को ही आयरन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लौह की कमी से या आयरन की कमी से होने वाले रोग के बारे में बताया गया है। दोस्तों आयरन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं आइए देखते हैं। और आयरन किस में पाया जाता है इसके बारे में अच्छे से बताया गया है दोस्तों। तो आयरन किस में पाया जाता है दोस्तों? तो आयरन की कमी से होने वाले रोग के बारे में देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि आयरन किस में पाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आयरन इसकी कमी से मतलब आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से कौन रोग होता है दोस्तों? तो आयरन कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे शरीर में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 15 GM या DL होती है। तो हमारे शरीर में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होना चाहिए? तो 12 से 15 GM DL होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट देखिए दोस्तों कि आयरन किस में पाया जाता है, कौन कौन से फल में, कौन कौन सी सब्जी में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस में आयरन पाया जाता है। दोस्तों पालक में आयरन पाया जाता है और पालक में ज़्यादा मात्रा में आंवला पाया जाता है। पालक में ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है और आंवला में भी आयरन पाया जाता है। गुड़ में आयरन पाया जाता है, सेब में आयरन पाया जाता है दोस्तों, केला में भी आयरन पाया जाता है दोस्तों। और इन सब में जैसे पालक, आंवला, गुड़, सेब, केला आदि में आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और दोस्तों अगर आप लोगों के शरीर में आयरन की कमी हो गई है तो आप लोग पालक, आंवला, गुड़, सेब ज़्यादा मात्रा में खाएँ, इससे आयरन की पूर्ति हो जाएगी। और दोस्तों एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया रोग है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं
ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, अपने को दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा भेजें ताकि उन्हें भी जानकारी हो, वो भी अच्छे से पढ़ें और पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।